इग्नू सॉल्व्ड असाइनमेंट कोर्स कोड BHDS 184 कोर्स टाइटल रेडियो लेखन प्रश्न 2 रूपक और डॉक्यूमेंट्री का तुलनात्मक वर्णन कीजिए। उत्तर भूमिका रेडियो विशेषज्ञ डॉक्यूमेंट्री और रूपक में अंतर करना ठीक नहीं समझते हैं और अभी तक प्रसारण की दृष्टि से इन्हें एक ही माना गया है। वास्तविकता यह है कि रूपक और डॉक्यूमेंट्री में अभी तक कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया गया है और रेडियो प्रसारण में इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची माना जाता रहा है। डॉक्टर मधुकर गंगाधरन के अनुसार पहली बार डॉक्यूमेंट्री शब्द का प्रयोग रूपक के साथ जॉन ग्रियर्सन ने 1926 में किया था, जिसे हिंदी में आलेख रूपक कहा जाता है। डॉक्टर सिद्धनाथ कुमार सही अर्थ में फीचर या डॉक्यूमेंट्री कही जाने वाली रचनाओं को आलेख रूपक या वस्तु रूपक कहना उचित मानते हैं तथा अन्य सामान्य रचनाओं को मात्र रूपक। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए हम डॉक्यूमेंट्री और रेडियो रूपक की अलग अलग चर्चा नहीं कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्री या रेडियो रूपक लिखते समय लेखक को समान प्रयास करना पड़ता है। डॉक्यूमेंट्री और रूपक। रूपक की प्रकृति डॉक्यूमेंट्री अंग्रेजी शब्द है और इसका मुख्य तत्व है डॉक्यूमेंटेशन अथवा डॉक्यूमेंट्स। हिंदी में इसे दस्तावेजी वृत्तांत कहा जा सकता है। कहने का तात्पर्य यह कि जिस रूपक में दस्तावेजों और आलेखों का अधिक प्रयोग हो वो डॉक्यूमेंट्री कहलाएगी। लेकिन यह डॉक्यूमेंट्री की संकुचित परिभाषा है। डॉक्यूमेंट्री इससे एक कदम आगे जाकर लोगों में किसी समस्या के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी यथार्थ के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश करती है। अपनी इस कोशिश में वह नाटकीयता भी अपनाती है, भावुक प्रसंगों को समेटती है। इस प्रकार वह रूपक में परिवर्तित हो जाती है। रूपक विधा का जन्म, विकास और अस्तित्व वास्तव में रेडियो प्रसारण से ही हुआ है। प्रस्तुतकर्ताओं का सदैव यह प्रयत्न रहा है कि वे अपने श्रोताओं को दी जाने वाली उद्देश्यपूर्ण तथा सूचनाप्रद सामग्री को विविध और आकर्षक ढंग से प्रस्तुत करें। इन्हीं प्रयत्नों का परिणाम है विभिन्न विधाओं का आविष्कार और विकास। इन्हीं में एक विधा है रूपक अथवा फीचर और आज यह एक महत्वपूर्ण प्रसारण विधा है। वास्तव में रूपक एक ऐसा शिल्प है जिसकी सहायता से हम अपने वातावरण तथा अपने आसपास में होने वाली, बनने वाली अथवा पूर्व निर्मित वस्तु अथवा घटना को एक विशेष आकर्षण से देखते हैं। डॉक्टर जय भगवान गुप्त के अनुसार रूपक हमारे सामाजिक जीवन को मानव दर्पण में हमें दिखाता है। इस उद्देश्य की पूर्ति हेतु रूपककार रेडियो पर प्रयुक्त होने वाली नाट्य शिल्प की सभी युक्तियों तथा रचनातंत्र के सभी उपकरणों तथा शैलियों का सहारा लेता है ताकि सूचनाओं को रोचक ढंग से संप्रेषित किया जा सके। रूपक में प्रस्तुतकर्ता अथवा निर्माता की अंतर्दृष्टि का सीधा जुड़ाव होता है। किसी भी विषय वस्तु के प्रस्तुतिकरण में विषय वस्तु की वास्तविकता, यथार्थपरकता तथा ऐतिहासिकता को अपनी परिकल्पना, अनुभवशीलता तथा कलात्मकता के साथ जिस शैली का वह उपयोग करता है वही रूपक कहलाता है। रूपक में वास्तविकता अथवा यथार्थता भी आवश्यक है और कृत्रिमता भी, ऐतिहासिकता भी चाहिए और कल्पनाशीलता भी। इसमें निर्माता की अपनी सुरुचि भी होनी चाहिए और उसका अनुभव भी। इस सब का सम्मिलित जो रूप निखर कर हमारे सामने आए उसे रूपक की संज्ञा दी जा सकती है। प्रस्तुतकर्ता की अपनी जीवन दृष्टि उसे श्रोता से जोड़ती है, यही कार्यक्रम को जीवंतता प्रदान करती है। इसी जीवंतता के कारण श्रोता और प्रस्तुतकर्ता में एक रागात्मक संबंध जुड़ता है और इसी संबंध को जोड़ने के लिए प्रस्तुतकर्ता एक विभिन्न शैली का प्रयोग करता है जो न तो पुनर्तः नाटक होती है और न पुनर्तः संगीत, न पुनर्तः बातचीत और न पुनर्तः वर्णनीय वर्ण। इन सबका एक मिला जुला रूप होता है जो रूपक बन जाता है। डॉक्यूमेंट्री और रूपक के आवश्यक तत्व। 1. यथार्थता। रूपक और डॉक्यूमेंट्री की विषय वस्तु यथार्थता पर आधारित होनी चाहिए। यह कोई वास्तविक घटना हो सकती है, स्थान हो सकता है, कोई महान व्यक्तित्व हो सकता है, औद्योगिक संयंत्र हो सकता है, अर्थात विषय वस्तु का अस्तित्व होना चाहिए। जैसे चैतन्य महाप्रभु, पंडित गोविंद वल्लभ पंत, इंदिरा गांधी व्यक्तित्व, आर्थिक विकास के वाहक, बैंक संस्था, वंदे मातरम राष्ट्रगान। इसकी विषय वस्तु किसी समस्या, सूचना, घटना पर भी आधारित हो सकती है। 2. सूचनाप्रद। रूपक के माध्यम से सूचना दी जानी चाहिए। यह सूचना किसी नोटिस बोर्ड अथवा टेंडर की सूचना न होकर मनोरंजक एवं आकर्षक रूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए, जिससे कि श्रोता बरबस इसकी ओर आकर्षित हो जाए। 3. नाटकीयता। रूपक में नाटकीय तत्व का होना इसकी विविधता में वृद्धि करता है।
वास्तव में नाटकीय ढंग से कहे गए वृतांत का श्रोता पर अधिक प्रभाव पड़ता है अपेक्षाकृत सीधे स्पष्ट ढंग से कही गई बात के रूपककार अपनी तथ्यपूर्ण बात को नाटकीय संवादों के रूप में प्रस्तुत करता है। दूसरे शब्दों में वार्ता के आंकड़ों को वह दो संवादों के माध्यम से अधिक प्रभावशाली ढंग से कह सकता है। इसमें रूपक लेखक को अपनी कल्पनाशीलता का सहारा लेना होता है। उदाहरण के लिए ऐतिहासिक गुजरी महल के रूपक में लेखक को बादशाह और गुजरी के प्रेम संवादों की कल्पना करना आवश्यक है तथा प्रस्तुतकर्ता का काम उन संवादों को जीवंतता प्रदान करना है। 4. मानवीय पक्ष। रूपक में मानवीय पक्ष का होना भी एक आवश्यक तत्व है। यह पक्ष साक्षात्कारों अथवा स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित हो सकता है। उदाहरणार्थ बैंक राष्ट्रीयकरण की वार्षिकी पर बनाए गए रूपक में बैंक ग्राहक के संबंध तथा मानव विकास में बैंकों की भूमिका पर प्रकाश डालना आवश्यक है। 5. वातावरण निर्माण। रूपक को आकर्षित तथा तथ्यपूर्ण बनाने की दृष्टि से इसमें विषय वस्तु से संबंधित ध्वनि प्रभाव संयोजन से वातावरण निर्माण करना आवश्यक होता है जिससे श्रोता कुछ समय के लिए स्वयं को उसी मन स्थिति में रख सके। उदाहरण के लिए दिवाली पर्व के रूपक में आतिशबाजी और फूलझड़ियों के चलने की आवाजें, बच्चों का शोर, लक्ष्मी पूजन के लिए मंत्रोच्चारण आदि के ध्वनि प्रभावों से श्रोताओं के मस्तिष्क में दिवाली की रात का वातावरण प्रत्यक्ष हो जाता है। 6. समय सूचना संकेत। रूपक में विषय वस्तु के अनुसार समय सूचना संकेत होना भी अनिवार्य है। वंदे मातरम रूपक में राष्ट्रीय आंदोलन की ऐतिहासिकता। इस गीत का प्रथम प्रयोग 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि संसद भवन के केंद्रीय कक्ष में सत्ता हस्तांतरण समारोह तथा ब्रॉडकास्टिंग हाउस में हीराबाई बड़ौदकर द्वारा इस गान की प्रस्तुति इन सब का आभास श्रोता को होना अनिवार्य है। महाप्रभु चैतन्य पर बनाए गए एक रूपक का अंश। मनोहर संध्या का समय 1486 ईस्वी की फाल्गुन पूर्णिमा। सिंह लग्न। चंद्र ग्रहण लगा हुआ। नवद्वीप यानी नदिया ग्राम की नर नारी ग्रहण स्थान के लिए भगवत नाम लेते हुए गंगा की ओर जा रहे हैं तभी एक शिशु का जन्म। लेखक के इस वर्णन को ध्वनि प्रभावों तथा संवादों के माध्यम से प्रस्तुतकर्ता द्वारा चित्रित करना आवश्यक है। 7. पात्र संख्या। रूपक में पात्रों की संख्या का महत्वपूर्ण स्थान है। अधिक पात्र रूपक को नीरस बना सकते हैं तो कम पात्र इसे उबाऊ कर सकते हैं। वाचक वाचिका की तकनीक अब पुरानी हो चुकी है, अतः नाटकीय संवादों का पुट अनिवार्य माना जाने लगा है। 8. स्वाभाविकता एवं बोधगम्यता। रूपक की सफलता इसी तथ्य पर आधारित है कि वह श्रोताओं पर कितना प्रभाव छोड़ सकता है। इस प्रभाव के लिए यह आवश्यक है कि उसमें स्वाभाविकता तथा सहजता बनी रहे जिससे कि श्रोताओं में वह बोधगम्य हो सके। भाषा न साहित्यिक हो और न ही ठेठ बोलचाल की वरन विषय वस्तु के अनुकूल संप्रेषण की भाषा होनी चाहिए। निष्कर्ष। रूपक और डॉक्यूमेंट्री में अभी तक कोई स्पष्ट अंतर नहीं किया गया है और रेडियो प्रसारण में इन्हें समानार्थी या पर्यायवाची माना जाता रहा है। डॉक्यूमेंट्री लोगों में किसी समस्या के प्रति, किसी घटना के प्रति, किसी यथार्थ के प्रति जागरूकता उत्पन्न करने की कोशिश करती है। अपनी इस कोशिश में जब वह नाटकीयता और भावुक प्रसंगों को समेटती है तो वह रूपक में परिवर्तित हो जाती है।